सर सैयद को मुसलमानों के मफादात और उनके मजहबी रुझानात के ख़िलाफ़ हमारे मजहबी रहनुमाओं के एक तबके ने, बल्कि मैं कहूँगा कि एक बड़े तबके ने उनकी मुखालफत की। और न सिर्फ उनकी मुखालफत की, बल्कि जो उन्होंने प्रोग्राम दिया था जिससे मुसलमानों के खोए हुए वक़ार को हासिल दोबारा से बाजियाबी करने के लिए जो उन्होंने प्रोग्राम दिया था, उसकी मुखालफत की। इस मुखालफत ने उस दौर में हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तबका वो हुआ जो जदीद उलूम का हामी था, मगरबी उलूम हासिल जिसने की थी या उसकी हिमायत करता था, और दूसरा वो तबका जो मजहबी रहनुमाओं की क़यादत का था। इस इख्तिलाफ ने मुसलमानों की तमाम सलाहियतें और तवानाइयाँ दो हिस्सों में बांट दी। हालांकि सर सैयद मुसलमानों के सियासी मफादात और इल्मी मफादात के ज़बरदस्त पैरोकार थे, लेकिन उनकी तरजीहात का भी ख्याल न करके जो इल्म नए उलूम से जो इन्हिराफ किया गया, उसने हमको, जब हम 20वीं सदी में दाखिल हो रहे थे, उसमें हमारे लिए रुकावटें डाली। सर सैयद के को बेशतर लोग या आम तौर पर एक एजुकेशनिस्ट के तौर पर जाना जाता है। हालांकि सर सैयद का जो मौक़िफ़ था वो सियासी विक़ार को पाना, उसकी बाजियाबी बज़रिए तालीम थी। मैं सर सैयद के एक तकरीर जो उन्होंने 8 फरवरी 1888 को मेरठ में की थी, उसको मैं आपके सामने कोट करता हूँ, जो इस बात का मज़हर है कि सर सैयद की तरजीहात में मुसलमानों के सियासी मफादात अव्वल थे। तकरीर करते हुए कहते हैं, ताहम मेरे हिंदू हम वतनों और बंगाली भाइयों को ये भी बखूबी समझना चाहिए कि मेरी हकीकी ख्वाहिश ये है कि हिंदुस्तान की तमाम कौमें एक दूसरे के साथ अमन व दोस्ती की ज़िंदगी बसर करें, लेकिन ये दोस्ती उसी वक्त तक कायम रह सकती है जब तक कि वो एक दूसरे को महकूम बनाने की कोशिश न करें। ये वो कुल्लिया है जो सर सैयद ने हमारे लिए छोड़ा था, जिसकी कसौटी पर हम अपने सियासी मफादात को कसकर और अपने फैसले और अपनी हिकमत अमली वज़ह करें, तो हमारे सियासी ज़वाल की वो कहानी हम तक ना आती जिसको हम आज फेस कर रहे हैं। सर सैयद के जानशीनों ने और अलीगढ़ तहरीक के सिपाहियों ने सर सैयद के जाने के बाद उस तहरीक को आगे बढ़ाया
लेकिन उलमा इकराम की जानिब से मुसलमानों के सियासी मफादात, जिनमें उलमा इकराम का एक तबका शामिल था, उन्होंने उन सियासी मफादात को फिर मुसलमानों के जज्बात को मुखातिब करते हुए फिर नज़रअंदाज किया। नतीजा ये हुआ कि वो दो गिरोह, वो दो मुख्तलिफ दो तबके जो सरसैयद की लाइन के बाद तैयार हो गए थे, उनके इख्तिलाफ की वजह का सबब यह हुआ, उसका नतीजा ये निकला कि मुसलमान एक मुत्तहदा मौक़िफ़ आज़ादी से पहले नहीं बना सके और हिंदुस्तान की तक़सीम का सानिया पेश आया। अगर मेरा यकीन है कि अगर मुसलमानों के अंदर ये तफरीक़ ना होती, ये इख्तिलाफ़ ना होता और मुत्तहदा कौमियत और वहदत अदियान जैसे तसव्वुरात उलमा इकराम की जानिब से ना आते, तो मुसलमान एक मुत्तहदा मौक़िफ़ के तहत हिंदुस्तान के पार्टीशन को, हिंदुस्तान की तक़सीम को टाल सकते थे। लेकिन वो सानिया होने के बाद जो तीसरा दौर शुरू हुआ, जो एक सेकुलर डेमोक्रेसी का दौर है, हमको वो विरसे में वो इख्तिलाफ आज भी मिला है। आज भी दुनियावी उलूम और दीनी उलूम के बीच उलूम की तहसील का ये बंटवारा हमको आज भी नुकसान पहुंचाता है। आज भी जदीद तालीम याफ्ता और मजहबी क़यादत के बीच में एक इख्तिलाफ खड़ा देखते हैं। हाँ, एक फ़र्क ज़रूर हुआ है कि इस तीसरे दौर में, एक फ़र्क ज़रूर हुआ है कि इस तीसरे दौर में दूसरे दौर जैसी कोई तहरीक नहीं। नतीजा ये हुआ कि तीसरे दौर में मुसलमानों के अंदर इंतशार बढ़ गया। चूंकि इंतशार तंजीम की ज़िद है, इंतशार और तंजीम एक साथ नहीं रह सकते। तंजीम के फुक़दान ने इंतशार को बढ़ा दिया है। हमने देखा कि दूसरे दौर में मुसलमानों की जो भी तहरीकें चलीं, वो मुसलमानों के नाम पर चलीं। मुसलमानों ने जो भी अंजुमनें और जो भी तंजीमें कायम की, वो मुसलमान के नाम पर कायम की। लेकिन सियासी अबतरी ने हमें आज इस हालत पे पहुंचा दिया है कि हम तंजीमें और अंजुमनें मुसलमान के नाम पर न बनाकर ज़ातों और मसलकों के नाम पर बनाने लगे हैं। ये इंतशार हमारे सियासी ज़वाल की एक बड़ी वजह है। इल्मी ज़वाल सियासी ज़वाल को जन्म देता है। हमको इस मुल्क में, इस तीसरे दौर में, अगर बाइज़्ज़त और बावक़ार मुल्क में, इस तीसरे दौर में अगर बाइज़्ज़त और बावक़ार तौर पर रहना होगा, तो हमको अपने इल्मी ज़वाल और सियासी ज़वाल को रोकना होगा। इसके लिए हमको हर सतह पर तहरीकों को वज़ह करना होगा। हमको अपने सियासी प्रोग्राम और इल्मी प्रोग्राम वज़ह करने होंगे और इन तहरीकों के ज़रिए इस सेकुलर डेमोक्रेसी में अपने को एसर्ट करके सियासी तौर पर
जो एक डेमोक्रेसी के तकाज़े होते हैं, जिसमें ये सही है कि आज